हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा। आज आपका इंग्लिश टीचर आपके लिए जो टेस्ट सीरीज जो कि व्यास क्लासेस द्वारा आपके लिए अरेंज की गई है, उनका आज आपके लिए इंग्लिश का सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। तो अभी तक बाकी टीचर्स ने आपको बाकी सब्जेक्ट्स का बताया। आज हम लोग इंग्लिश का जो रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चों को क्या उसमें ध्यान रखना है कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इंग्लिश का पेपर अटेंड करते समय। इंग्लिश का पेपर बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा लेंदी भी पड़ता है, आपको उसमें काफ़ी लिखना भी पड़ता है बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की तरह। तो आपको प्रॉपर टाइम का, सब चीज़ों का कैसे क्या ध्यान रखना है, कैसे सभी चीज़ों पे सभी, और मैंने पूरा ध्यान रखा है कि हाँ, सभी जो बोर्ड पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी को उसमें इंक्लूड किया है। तो आप सभी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में मैंने इसके रिव्यू के बाद में लास्ट में आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उसमें डाला है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लें, ताकि लास्ट में आपके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए इसमें एक रिवॉर्ड भी उनके लिए रखा गया है। सो थैंक यू। अभी हम आपका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यास पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा जो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, तो उसमें आज हम ये इंग्लिश का पेपर आपके लिए सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या होने वाला है, अनसीन पैसेज। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो अपने पहली लाइन में ये कह रहा है कि आप पहले पैसेज को पढ़िए और उसके बाद आंसर्स दीजिए। तो जैसा कि सभी बच्चे ज़्यादातर बच्चे करते हैं कि हाँ, पैसेज से मिलती जुलती लाइन उसमें ढूंढते हैं और फिर उसका आंसर ढूंढने टिक करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे पहले, उसमें वो काम चल जाता था, लेकिन अब हमारे लिए जो है वो क्या, MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो हमें उसमें सारी बातों को समझ करके, उनका एस्पेक्ट समझ के वो क्या कहना चाह रहा है, उनके बाद हमें उन ऑप्शंस को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वो सभी लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो पूरी बात हमें क्लियर करते हुए उसके बाद हम किसी एक जो निष्कर्ष पे उसके पहुंच सकेंगे। तो आइए पहले हम इसका पैसेज को पढ़ते हैं। तो देखिए, दीज डेज इट इज़ नॉट अनयूजुअल टू सी पीपल लिसनिंग टू म्यूजिक और यूजिंग देयर इलेक्ट्रिक गैजेट्स वाइल क्रॉसिंग बिजी रोड्स और ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स। तो देखो, ये जो पहली लाइन में वो कह रहा है, ये आप सभी बच्चों ने देखा होगा कि इन दिनों ये बात बिल्कुल भी अनयूजुअल यानी कि क्या हो गया कि असामान्य, लेकिन वो आगे नॉट लगा हुआ है, मतलब कि ये बात क्या बिल्कुल भी असामान्य नहीं है। क्या कि जो सड़क पे चलते हुए जो लोग हैं वो या तो म्यूज़िक सुन रहे हैं या फिर अपना कोई और इलेक्ट्रिक गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं जब वो बिजी रोड्स पे रोड क्रॉस कर रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं। ये सभी आप बच्चे देखते हैं, बस में, ट्रेन में, आप भी ऐसा करते होंगे। रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व, लेकिन इन चीज़ों में जो इन रिस्क इन्वॉल्व है उस चीज़ों को देखते हुए भी हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आई हैव ऑफन वंडर्ड वाई दे टेक सच रिस्क। इज इट बिकॉज दे वांट टू एक्सूड अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और इज इट दैट दे वांट टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम। तो वो जो ये नरेटर है वो क्या कह रहा है कि मैंने काफ़ी बार इस बारे में वंडर किया है, मतलब कि विचार किया है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इतना ज़्यादा रिस्क वो क्यों लेते हैं। क्या इसलिए वो अपने आप को एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है वो फील करना चाहते हैं, या फिर इसलिए कि वो वर्ल्ड को कहना चाहते हैं कि वो उन्हें बॉदर करना बंद करें, और इज इट दैट दे जस्ट वांट टू शो हाउ कूल दे आर, या फिर सिर्फ वो अपने आप को इतना पेश करना चाहते हैं कि हाँ वो कितनी ज़्यादा कूल हैं। मतलब कि सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि हम अपने आप को कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं या कैसे। तो वेदर इट इज़ अ वर्कमैन और एन एग्जीक्यूटिव, ईयरफोन्स हैव बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, समटाइम्स इवन लीडिंग टू अ ट्रेजिकॉमिक सिचुएशन। चाहे अब वो क्या कह रहा है कि चाहे वो लोअर क्लास हो या हाईवेयर क्लास हो, मतलब वर्कमैन या कोई मजदूर वर्ग का पर्सन हो या फिर कोई एग्जीक्यूटिव जो कि पावर में पर्सन हो, कोई भी, तो उनकी लाइफ का एक इनसेपरेबल पार्ट बन गया है, क्योंकि उनकी लाइफ से इस चीज़ को हटाया नहीं जा सकता। समटाइम्स इवन लीडिंग टू अ ट्रेजिकॉमिक सिचुएशन। तो कई बार इस की वजह से ट्रेजिकॉमिक सिचुएशन में भी आप फंस जाते हो। ट्रेजिकॉमिक मतलब कि क्या, ट्रेजिडी प्लस कॉमिक। तो कि कुछ कई बार उससे कुछ हादसा हो गया तो ट्रेजी की,
एंड और कई बार उसमें कुछ मजाक में ही हम लोग उस चीज़ को टाल देते हैं, तो वो कॉमेडी। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दीज डेज? लिसनिंग टू म्यूजिक, यूजिंग इलेक्ट्रिक गैजेट्स, बोथ ए एंड बी, नन। क्या अनयूजुअल नहीं है इन दिनों देखना? तो क्या नहीं है अनयूजुअल? तो लिसनिंग टू म्यूजिक, हाँ हम आमतौर पे वो चीज़ें देखते हैं। यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, तो हाँ हम ये भी देखते हैं। तो बोथ ए एंड बी या नन, तो हम दोनों चीज़ें देख रहे हैं, ये बिल्कुल भी अनयूजुअल नहीं है इन चीज़ों को देखना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। फिर अगला जो है हमारा वो क्या है? पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें प्रॉपर तरीके से उस ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ चीज़ें, लेकिन हाँ क्या वो एक्चुअली पूछना क्या चाह रहा है कि जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं ऑन बिजी रोड्स, ट्रैवलिंग ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो दोनों चीज़ों में वो क्या पब्लिक रोड्स पे भी और ट्रैवलिंग भी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, दोनों टाइम पे वो जो चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें भी जो आंसर होने जा रहा है वो क्या है? बोथ ए एंड बी। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है, इन ऑथर्स व्यू वाई दे टेक सच रिस्क। जो ऑथर जो अपने व्यू से कह रहा है कि वो ये रिस्क क्यों लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम, कि दुनिया को ये कहने के लिए कि वो उन्हें बॉदर करना, उन्हें परेशान करना बंद करें। तो ये तो हमारे पैराग्राफ में कही गई थी। दूसरा जो है ऑप्शन हमें दिया गया है टू फ्लॉन्ट अबाउट देयर लाइफस्टाइल, मतलब अपना वो दिखावा करने के लिए अपनी लाइफस्टाइल के बारे में, तो ये बात नहीं कही गई। थर्ड जो है बिकॉज दे आर एडिक्टेड, कि वो क्या है? एडिक्टेड है उस चीज़ से, तो इसके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। टू पास देयर टाइम हैप्पीली, और फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ क्या? सिर्फ अपने टाइम को हैप्पीली गुजारने के लिए। तो इनमें से एक ही बात है जो हमारे पैराग्राफ में कही गई है, वो कौन सी है? ऑप्शन ए, टू टेल द वर्ल्ड टू स्टॉप बॉदरिंग देम। तो अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैव बिकम इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। क्या चीज़ है जो इनसेपरेबल पार्ट बन गई है हमारी लाइफ्स का, कि हाँ हमारी लाइफ से उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन है हमारे पास टेलीविज़न, ईयरफोन्स, म्यूज़िक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ जो इसका आंसर होने जा रहा है वो क्या है? ईयरफोन्स, क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से जो इनसेपरेबल पार्ट है वो क्या है हमारी लाइफ का? ईयरफोन्स। फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ हॉट फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो ये जो अपोजिट दिया हुआ है कई जगह यहाँ पे एंटोनिम भी हो सकता है, तो आपको उस पर ध्यान रखना है। और जो हॉट का पूछा गया है तो बिल्कुल इजी सा पूछा गया है, हॉट का अपोजिट क्या होता है आप सभी जानते हैं? कूल। फिर जो सिक्स्थ क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ सरप्राइज्ड। तो सिमिलर वर्ड के लिए वो हमें सिनोनिम भी लिखा हुआ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो सरप्राइज का सिनोनिम, तो जो अभी हमने पैराग्राफ में पढ़ा ही था कि जो क्या वो विचार करता है, सोचता है चौंक के, कि हाँ, तो इसमें हमने क्या देखा था? वंडर्ड। तो वंडर्ड, बोदर्ड, अनयूजुअल सेंस। तो बोदर्ड, अनयूजुअल सेंस इनमें से कोई भी नहीं होगा। कौन सा इसका ऑप्शन होने जा रहा है? बोदर्ड, सॉरी वंडर्ड। तो ये हमारा अनसीन पैसेज हुआ। अब हमें ये दिए गए हैं दो लेटर्स, तो ऑप्शन होगा हमारे पास वहाँ पे भी, एक ईमेल में और एक लेटर में। और लेटर कोई भी हो सकते हैं, तो बस थोड़ा सा फॉर्मेट का फ़र्क है, लिखनी दोनों में से लगभग सेम ही बातें हैं। जैसे हम लेटर को लिखते हैं वैसे ईमेल को लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे एडिटर के लिए हमें दिया हुआ है, तो एडिटर के लिए जो ये लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेकंड ऑप्शन वाला है। तो यू आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, योर सेकेंडरी बोर्ड एग्जामिनेशन आर कमिंग बट यू हैव नथिंग टू टेस्ट योर प्रिपरेशन, सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ संजीव पब्लिकेशन फॉर पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर क्लास 10। तो जैसे अभी आपके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी हमारे, तो उसमें क्या है प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, जैसे कि हम भी आपको ये टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आपको संजीव पब्लिकेशन के एडिटर को लेटर लिखना है कि हमें अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करने के लिए कुछ मॉडल पेपर्स की रिक्वायरमेंट। सो आप क्या है कृपया करके प्लीज़ उन्हें एज सुन एज पॉसिबल उन्हें पब्लिश करें। तो जैसा कि आप जानते हैं लेटर में सबसे पहले जो एड्रेस आता है वो किसका आता है? सेंडर का।
तो जैसे हमने अपना सेंटर एड्रेस लिख दिया ओल्ड गिनानी बीकानेर राजस्थान। ओके, उसके बाद जो सेकंड थिंग आती है वो डेट। फिर जो रेसिपिएंट्स एड्रेस, उसका जो सैल्यूटेशन पार्ट है, जो एडिटर को लेटर लिखना है तो क्या आ गया द एडिटर। एडिटर किसका है, संजीव पब्लिकेशन का। कहाँ पे है ऑफिस, बीकानेर राजस्थान। एंड देन आफ्टर वी केम टू दी सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, पब्लिशिंग मॉडल पेपर्स फॉर क्लास 10। भाई ये ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे जो फॉर्मेट के जो सभी लिखेंगे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे और सारी चीज़ें कहाँ होंगी, सिर्फ लेफ्ट में होंगी। फिर हमने सर और मैडम जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। फिर जो अपना लेटर का जो पार्ट है उसको शुरू करेंगे। तो एडिटर को लेटर लिखना चाह रहे हैं तो आप उसमें न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं तो आप उसमें आप दिखा सकते हैं कि हम आपके जो एस्टीम न्यूज़पेपर है उसके ज़रिए हम अपने व्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमें उनसे बस क्या मॉडल पेपर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपली हमने उन्हें बता दिया कि हम कौन है। तो रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th from Vyas Public Senior Secondary School. I am going to tell you about 10th class. The class 10th board examinations are coming, but I have nothing to test my preparation because this year model papers haven't been published yet. My whole class and I can't study properly, so I request you to please publish model papers of class 10th in few days because board exams are near. Thanking you. लास्ट में हम उन्हें थैंक यू करेंगे उस बात के लिए। और योर्स फेथफुली सोमेराज, जो भी आपका नाम है आप वो उसे लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट जो आता है, राइट अ स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो एंड गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो देखिए जो स्टोरी वाला पार्ट है वो हमारे लिए बहुत इजी कर दिया गया है, हमें प्रॉपर आउटलाइन उसके लिए दी गई है। और ध्यान रखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, गिव द टाइटल एंड मोरल टू इट। तो इसमें तो लिखा हुआ है तो इसके हमें एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलने वाले, अगर हम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे भी। तो हमें लिखना तो वो तो लिखना है ही, लेकिन बाकी जहाँ जगहों पे से पैराग्राफ्स हैं सब में, उनमें भी हमें टाइटल वहाँ पे उसके मार्क्स हैं नहीं है उसे प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है कि हम कौन सा पैराग्राफ या कौन सी स्टोरी हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो अ स्टैग लुक्स, मतलब एक जो हमारी स्टोरी कौन सी हो गई वैन स्टैग, और दूसरी एन ऑनेस्ट वुडकटर, द ऑनेस्ट वुडकटर, या जो भी आप रिवर गॉड से स्टोरी को बोलते हो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें द ऑनेस्ट वुडकटर का दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या देंगे इसको, एक टाइटल। द ऑनेस्ट वुडकटर हमने से टाइटल दे दिया। फिर जैसे हम अपनी स्टोरी लिखते हैं उस तरीके से प्रॉपर स्टोरी को लिखा, इसमें अपनी तरफ से कुछ लाइंस आप बढ़ा चढ़ा के तो काफ़ी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं खुद से। और लास्ट में मोरल लिखना ना भूलें। जो आप टाइटल और मोरल लिखते हैं इनमें आप थोड़े से अपने हिसाब से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कि हाँ जो टाइटल आप लिख रहे हैं उसको पूरा आपने कैप्स में लिख दिया या फर्स्ट लेटर कैप्स एंड बाकी स्मॉल लेटर्स में, ताकि वो थोड़ा आपका अट्रैक्टिव दिखे और उसी पे ध्यान जाए उसका अट्रैक्ट करने के लिए एग्जामिनर का। फिर इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो ये जो पैराग्राफ के हमें दिया गया है, हमें एक पैराग्राफ लिखना है। तो हमें दो फोटोज़ दी गई है, एक में जैसे आपको दिख रहा होगा एक फार्मर और वो जो अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, और दूसरी जो फोटो है वो एक फेयर की। तो दोनों पैराग्राफ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों आपके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हैं, इंडियन फार्मर और जो मेलों में आप खुद गए होंगे। तो दोनों में से आप किसी भी आप जिस पे आप सुटेबल कंफर्टेबल हो आप उस पर आप लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पैराग्राफ है, ऑन अ विजिट टू द फेयर, तो इसमें जैसे कि देखो अभी आप जैसे आप लिखने जा रहे हैं तो पैराग्राफ को, तो जैसे आप विजिट अपनी विजिट को समझा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आप विजिट कर चुके हैं, मींस आप जो सारा जो जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो सारा किस में होगा, पास्ट में होगा, कि आपने वहाँ पे क्या क्या किया, कैसे कैसे वहाँ चीज़ें देखी, सभी चीज़ों का पास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। वहीं अगर आप इंडियन फार्मर लिखेंगे तो आप वहाँ पे प्रेजेंट में चल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे फार्मर्स हमें प्रोवाइड कराते हैं, कैसे कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कैसे वो हमारे लिए एक अन्न देवता एंड ऑल सारी चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन हाँ अगर आप विजिट टू फेयर लिखेंगे तो मतलब आप उसमें जा चुके हैं, उसको पूरा आप पास्ट में रखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ऑन संडे आई वेंट टू जयपुर फॉर अ विजिट टू द फेयर, कि मैं संडे को जयपुर गया था विजिट के लिए, फेयर के लिए था। फेयर वॉज द मोस्ट फेमस फेयर इन द जयपुर सिटी।
और जो फेयर था वो जयपुर सिटी का सबसे ज़्यादा फेमस फेयर था। आई सॉ मैनी शॉप्स, टॉयज, क्लोथ शॉप्स एंड एक्सेट्रा। आई वेंट टू जयपुर विद माई होल फैमिली, माई फादर, माई मदर, माई सिबलिंग्स एंड ग्रैंडपा, ग्रैनी एक्सेट्रा। आई रोड मैरी गो राउंड, जाइंट व्हील एक्सेट्रा। तो आप यहाँ देख रहे होंगे तो सारा जो ये हमारा पैराग्राफ है तो वो पास्ट टेंस में चल रहा है। उसके बाद जो आता है हमारा ग्रामर पार्ट, जैसे अभी के सिलेबस में ग्रामर में सिर्फ एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, पीपल कट ट्रीज विदाउट थिंकिंग। तो एक्टिव पैसिव में जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो ऑब्जेक्ट का पहचानने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो अभी आपके लेवल के हिसाब से जो सबसे इजी वे जो सभी बच्चों के लिए पड़ेगा कि हमें क्या देखना है कि वर्ब कौन सी है। तो जैसे कि आप पहले सेंटेंस में देख पा रहे हैं, पीपल कट, जो कट है वो क्या है, वर्ब है, और उसके जस्ट बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो द ट्रीज क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो द ट्रीज को कहाँ ले आएंगे, आगे कट। तो अब जो कट की जो तीनों फॉर्म्स है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म से क्या होती है, कट। तो लेकिन अब हम ये भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे कि ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो थर्ड फॉर्म के लिए सभी आप ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड फॉर्म है वो कभी भी अकेले नहीं आती। और इस सेंटेंस में जैसे कि हम कुछ अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि हाँ, जो ट्रीज जो हैं कट किए जा रहे हैं, अभी भी किए जाते हैं, पहले भी किए जा रहे थे और अभी भी किए जाते हैं। तो एक ये सिंपल सा हम कि हाँ हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो कौन सी फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो द ट्रीज जो है वो आगे आ गया। अब प्रेजेंट टेंस है तो क्या सेंटेंस प्रेजेंट में ही रहने वाला है। तो द ट्रीज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो इस एम में से क्या आ जाएगा हमारा, आर, और कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, वही आ जाएगी, विदाउट थिंकिंग। और जो पीपल आप देख रहे हैं वो क्या है, हमारा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमें उसे मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकंड जो सेंटेंस है, अशोक सर टीचेस अस हिंदी। तो इसमें भी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेंटेंस में जो वर्ब है वो क्या है, टीचेस, और टीचेस के जस्ट बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा अस। लेकिन साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, जो ये हिंदी है वो भी तो हमारा एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को पहचानने के और भी तरीके होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा हमारा व्हाट और हुम का आंसर देता है। तो एक हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया और एक सेकंड ऑब्जेक्ट। तो अशोक सर टीचेस अस व्हाट, क्या पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो वो भी एक ऑब्जेक्ट है। और किसको पढ़ाते हैं, अस, हुम, मतलब हुम को भी आंसर हमें मिल रहा है, किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, तो अस भी हमारा क्या गया है, एक ऑब्जेक्ट। तो आप दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए सेंटेंस को इसका जो पैसिव फॉर्म है उसे बना सकते हैं। जैसे कि हमने ले लिया अस को, जैसे इसमें भी अस से इस हिसाब से ही बना हुआ है। तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, वी। तो वी के हिसाब से अभी भी ये भी प्रेजेंट टेंस में है, तो वी के हिसाब से क्या आएगा, आर। वी आर, एंड टीच की जो थर्ड फॉर्म हो गई, टॉट। वी आर टॉट, एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट विल कम हिंदी, बाय अशोक सर। ऐसे देखिए, कैन यू स्पीक इंग्लिश। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसका आंसर भी किस में होगा, इंटेरोगेटिव फॉर्म में। एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का मतलब कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इंटेरोगेटिव है तो इसका जो पैसिव फॉर्म है वो भी कैसे रहने वाली है, इंटेरोगेटिव। तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो अभी यहाँ पे मॉडल आया है, तो मॉडल में हमेशा क्या आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो गई स्पीक, उसके जस्ट बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश आगे जाएगा, और वर्ब जो है कैन है, सिंगुलर प्लूरल का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ रहेगी, सब्जेक्ट से आगे। तो कैन विल बी प्लेस्ड इन द फ्रंट, कैन इंग्लिश, एंड द थर्ड फॉर्म बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय यू। इस तरीके से आप एक्टिव पैसिव को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो देखिए, अब काफ़ी बच्चे जो हैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि इतना सी बात हमें ध्यान रखनी है कि एक्टिव पैसिव में सेंटेंस का जो मतलब है वो कभी चेंज नहीं होता। एंड सेकंड थिंग इज़ कि जो टेंस भी उसमें कभी चेंज नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दोनों ही चीज़ें होती हैं।
तो जैसे कि पहला सेंटेंस आप देखेंगे, गोपाल सेड आई वॉन्ट सम इंग्लिश ग्रामर बुक्स। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करने वाले हैं, तो गोपाल सेड कंजक्शन हम लोग यूज करेंगे दैट। तो ये देखिएगा, जो सेंटेंस का स्पीकर कौन है, गोपाल। सेंटेंस का स्पीकर कौन है, गोपाल। तो जो आई है वो भी क्या, फर्स्ट पर्सन स्पीकर के हिसाब से ही चेंज होगा। और गोपाल क्या एक लड़का है, बॉय है, तो उसके लिए क्या लग जाएगा, ही। वॉन्ट, वॉन्ट जो फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे टेंस चेंज होता है, प्रेजेंट में है तो इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट में। तो ही वॉन्टेड सम इंग्लिश ग्रामर बुक्स। सेकेंड जो सेंटेंस आप देखेंगे, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू गो देयर। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे भी फिर से इंटेरोगेटिव सेंटेंस आया है हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में। तो एक्टिव पैसिव में इंटेरोगेटिव का क्या रह रहा था, इंटेरोगेटिव, लेकिन यहाँ पे हमें इंटेरोगेटिव को उसे अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो ही सेड टू मी व्हाई डिड यू गो देयर। सो ही इंटेरोगेटिव है तो सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, WH वर्ड आया है तो कोई कंजक्शन नहीं आएगा, WH का WH आ जाएगा वाई। एंड जो अब इसमें स्पीकर ही है और लिसनर कौन है, मी। और जो हमें चेंज करना है किसको, यू को। तो यू को जो अब हम चेंज करेंगे, तो यू कौन हो गया, सेकंड पर्सन। जो सेकंड पर्सन क्या हो गया, लिसनर। लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। तो और यहाँ पे लिसनर कौन है, मी। लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट, तो हमें मी का अब सब्जेक्टिव केस देखेंगे, वो क्या हो जाएगा, आई। और जो डिड है मतलब पास्ट फॉर्म, वो किस में चेंज होती है, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आई हैड गोन देयर। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, राम सेड डिड यू लाइक द मूवी। क्या आपको ये मूवी पसंद है। फिर से इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव का फॉर्मेटिव में चेंज करना है। तो राम सेड का आस्क्ड, यू जो है फिर से किसके हिसाब से चेंज होगा, लिसनर के हिसाब से, सेकंड पर्सन लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे हमें लिसनर जो है वो मेंशन नहीं किया गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लिसनर को अज्यूम करेंगे। और वो हम अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। बट जैसे कि मैं आपको कहूँगा कि आप यहाँ पे जब भी आपको लिसनर नहीं दिया गया हो, तब आप वहाँ पर मी मान करके चलें, उससे आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। तो राम सेड डिड यू, यू जो है सेकंड पर्सन लिसनर के हिसाब से चेंज होगा। लिसनर में हमने क्या अज्यूम किया, मी। तो फिर से यू का क्या हो जाएगा, पहले की तरह आई। और जो यहाँ पे पहले WH वर्ड था इसलिए कोई कंजक्शन नहीं आया। यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो इसलिए यहाँ पे कंजक्शन में क्या आएगा, इफ। और आप वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इफ आई और फिर से डिड, सिंपल पास्ट टेंस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। वो क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स आई हैड लाइक्ड द मूवीज। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। फिर से हमारा अब एक आप जानते हैं कि सीन पैसेज आएगा, तो अब हम सीन पैसेज पे आ जाते हैं। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ का पढ़ेंगे तो ये किसका है, हमारा लेटर टू गॉड। ये पैराग्राफ आप सभी ने पढ़ा हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आइडिया डिड द पोस्ट मास्टर कम अप विद। जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में क्या आइडिया है, दैट ही वुड आंसर द लेटर, दैट ही वुड इग्नोर द लेटर, दैट ही वुड थ्रो द लेटर इनटू द डस्टबिन। तो ये चैप्टर मेरे को लगता है सभी बच्चों को अच्छे से आता होगा। तो उसने ना तो लेटर को इग्नोर किया और ना ही लेटर को डस्टबिन में फेंका। उसने क्या डिसाइड किया था कि उस लेटर का आंसर देगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर नीड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। तो अब जो पोस्ट मास्टर था उसने अब एक अपनी अच्छी विल दिखाई, एक अच्छा नेचर दिखाया, काइंडनेस दिखाई उसके प्रति, लेकिन हाँ मैं उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं लेटर का जवाब दूंगा। लेकिन लेटर खुलते उसने क्या देखा था कि लेटर में तो क्या मांगे गए हैं, पैसे, और अपने वो गुड विल इंक और पेपर्स उस लेटर का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उसे क्या देने हैं, उसे पैसे मांगे। और तो लेटर में का जवाब देना है तो उसमें हमें पैसे भेजने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, द राइटर हैड आस्क्ड फॉर अ जॉब विच द पोस्ट मास्टर डिड नॉट हैव, नो, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या दिया, द राइटर वांटेड टू नो द करेक्ट एड्रेस ऑफ गॉड, तो नो, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं। द राइटर हैड डिमांडेड 100 पैसों, ऑप्शन क्या होगा, सी, राइटर ने क्या 100 पैसों की डिमांड की। फिर हु हैंडेड ओवर द लेटर टू लंच,
तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि लेटर को, जो लेंचो को किसने हैंड ओवर किया, हैंड ओवर में उसके हाथ में किसने थमाया। तो लेटर हाथ में किसने थमाया था? पोस्टमैन ने। पोस्ट मास्टर तो अपने ऑफिस से वो देख रहा था कि हाँ उसने एक अच्छा डीड किया, वो सेटिस्फेक्शन को फील कर रहा था। तो जो हैंड ओवर करने वाला कौन था? पोस्टमैन। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट रिजोल्यूशन डिड द पोस्ट मास्टर स्टिक टू? किस रिजोल्यूशन पे जो पोस्ट मास्टर था वो स्टिक रहा, जो उसने अपने ठाना था, जो रिजोल्यूशन उसने लिया था कि हाँ वो उस फार्मर की हेल्प करेगा। फिर इसमें इसका बी पार्ट में हमें क्या पूछा है? हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू गैदर टुगेदर? कितने पैसे इकट्ठे कर पाया था? तो इसके दो आंसर आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अ लिटिल मोर देन हाफ और 70 पेसोस। दोनों में से किसी भी तरीके से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। फिर जैसा कि ये सभी का जो बच्चों को लगता है, ब्रिंग आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सेटिस्फेक्शन, जिसका मतलब क्या हो? सेटिस्फेक्शन। तो जो सेटिस्फेक्शन के लिए हमें आपको ध्यान होगा कौन सा वर्ड था इसमें सभी को, तो इसमें से आप देखोगे रिजोल्यूशन। तो रिजोल्यूशन तो इसका आंसर नहीं हो सकता। रिजोल्यूशन तो क्या हो गया? उसने निर्णय लिया। उसके बाद ऑब्लाइज, उसका ठान, उसके लिए काफ़ी आभारी था, उसने मानी उस चीज़ को। तो इसका आंसर जो होने वाला है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट, जैसे कि आपको ये पैसेज में ये लास्ट लाइन में इसके दिया हुआ है, या आपको जो कंटेंटमेंट जो फील कर रहा था वो अच्छा का गुड डीड करने के बाद उससे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एक तो अपने यहाँ जो क्वेश्चन आंसर्स आने वाले 20-30 के भी आने वाले हैं और 80 वर्ड्स के भी आने वाले हैं। तो दोनों में वर्ड लिमिट का पूरा ध्यान रखते हुए बच्चे आंसर्स लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड लेंचो फील द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स? किस चीज़ से लेंचो को ये बात फील हुई कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो क्या है? एक बंच ऑफ क्रूक्स। तो आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लेंचो का जो फेथ था वो काफ़ी फर्म था भगवान के अंदर। तो उसको एकदम पूरा विश्वास था कि भगवान तो उसकी बात को तो टाल ही नहीं सकते और भगवान से कोई गलती भी नहीं हो सकती। और जैसा कि अभी हमने पहले ऊपर पैसेज में आपने देखा भी है कि उसने जो पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प करते हुए सिर्फ वो उसके लिए 70 पेसोस ही अरेंज कर पाया था। तो जैसे ही उसने क्या देखा कि उसने मांगे तो कितने थे? 100 पेसोस, लेकिन उसे कितने मिले? 70 पेसोस। तो उस बात से वो क्या हो गया? एंग्री हो गया। और उसे क्या लगा कि जो बाकी के जो पैसे जो मिसिंग हैं वो किससे नहीं है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। और इसी बात पे उसने उन्हें टैग कर दिया क्या? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। फिर जो ये अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। तो लेंचो का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो सभी बच्चे इसमें क्या स्टोरी लिखने लग जाते हैं। तो ठीक है, आप उसको लेंचो के बारे में एक्सप्लेन किए करें, लेंचो के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा, लेकिन लास्ट में उसकी पर्सनैलिटी को समराइज जरूर करें। जैसे कि दस ही सिंपल बाय नेचर ऑल्सो, नेचर से काफ़ी सिंपल था, इनोसेंट था, फेथ वगैरह सभी चीज़ों का आप उसकी मेंशन करें। फिर हम लोग आ जाते हैं स्टेंजा, पोएम का स्टेंजा। जैसे कि आप देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, फायर एंड आइस का हमें स्टेंजा दिया गया है। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. तो इस लाइन में आप जैसे कि देखेंगे कि पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है, what does it mean here in the first line? यहाँ पे it का जो it का जो इस्तेमाल किया गया वो किस चीज़ के लिए किया गया है? तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश, मतलब जो कि हमने जो फायर एंड आइस से पोएम पढ़ी थी तो आपको ध्यान होगा कि फर्स्ट जो स्टेंजा था उसमें क्या है, जो फायर है वो किसको, वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कैपेसिटी रखती है और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगी अकॉर्डिंग टू द पोएट। बट दूसरे पे स्टेंजा में क्या कह रहा था कि अगर जो वर्ल्ड दोबारा पेरिश हो, क्या इमेजिन करके क्या एक बार दोबारा वर्ल्ड बन के दोबारा पेरिश हो, तो जो यहाँ पे वर्ल्ड के लिए जो इट है जो किसके लिए यूज़ किया गया है, वर्ल्ड के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड? क्या चीज़ है वो जो कि ग्रेट है और सफाइस है द एंड ऑफ वर्ल्ड के लिए, ऑल्सो ग्रेट। तो एक तो फायर थी, दूसरी कौन सी होगी, आइस। फिर आप जानते हैं फुटप्रिंट से हमारे ये एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी?
तो ऑथर कौन है आज ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का? तो ये जो ऑथर के जो नेम्स है फुटप्रिंट्स के बुक के, वो सभी बच्चे सभी चैप्टर्स के याद कर लें। पहला जो चैप्टर है हमारा ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, किसने लिखा था? मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि उस कैरेक्टर भी हैं उसे उस चैप्टर के। सेकंड हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द एज ऑफ द स्पीकर। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ द स्पीकर, तो सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन जो किसका है, थीफ स्टोरी का। तो थीफ स्टोरी में जो क्वेश्चन को नरेट कर रहा था स्पीकर था, उसका कौन था? थीफ। और जो थीफ का जो नेम था वो क्या था? हरी सिंह। और उस कितने साल का था जो वो कहानी सुना रहा है? सिर्फ और सिर्फ 15 साल का। और ये फुटप्रिंट्स की बुक से जो हमारे 2 क्वेश्चंस भी हमें दिए गए हैं। व्हाट थिंग्स डिड अनिल टीच द स्पीकर, क्या चीज़ें थी जो अनिल उसे सिखा रहा था? तो जो स्पीकर था वो कौन था? हरी सिंह था। हरी सिंह को वो फिर से क्या, चोर था, और हरी सिंह को उसने क्या उसके ऊपर मर्सी दिखाई, और उसने उसे क्या, उसका नाम लिखना उसे सिखाया, किस तरीके से वो चीज़ें करे, और उसको पूरा उसमें वो चेंज लेकर के आया था अपनी उन चीज़ों से। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज मिस्टर हैरियट ट्रीट द डॉग। तो मिस्टर हैरियट उन्होंने डॉग को कैसे ट्रीट किया? तो मिस्टर हैरियट जो थे उन्होंने क्या, डॉग की जो कंडीशन थी वो स्टार्टिंग से समझ चुके थे काफ़ी ज़्यादा। उन्होंने क्या फुल ऑफ कॉमन सेंस के वो पर्सन थे, तो उन्होंने उसकी कंडीशन को सारी समझ चुके थे। मेन प्रॉब्लम क्या है उसकी, ट्रिकी की ओवर ईटिंग, सबको समझ चुके थे। और वो ये भी जानते थे कि मिसेस पंफ्री उनसे कितना ज़्यादा, ट्रिकी से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। तो उस स्टार्टिंग से समझ चुके थे कि हाँ, अगर ट्रिकी को सही करना है तो उसे उस घर से निकालना होगा। तो फर्स्ट थिंग उसने उसे क्या सजेस्ट की कि उसे एडमिट करा दें डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में फॉर अ फोर्टनाइट, 14 डेज के लिए। और इस तरीके से उसने उसे क्या, हॉस्पिटल से अपने वो जो सर्जरी थी वहाँ पे उसे ले आया, और वहाँ पे उसने उसे क्या ट्रीट किया बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन एंड गिव्स हिम ओनली प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो गिव मैनी एक्सरसाइज। तो उसने सिर्फ और सिर्फ क्या, उसे खाने को कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर और बहुत सारी एक्सरसाइज। और फिर उसको जाके उसने 2 दिन बाद उसको कुछ खाना, और धीरे धीरे उसमें क्या, उस बाकी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो के वो क्या, जो ट्रिकी था वो पूरी तरीके से रिकवर कर गया। तो ठीक है बच्चों, आज का